दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। जिन्नी एक सुबह टीवी में जस्ट जेली कैंडी का एड देखती है, जिसको देखकर वो बोलती है, ये कैंडी सच में इतनी टेस्टी है क्या, जितने इस पर ऐड दिखाए जाते हैं। एक काम करती हूँ, लेकर आती हूँ जाकर, फिर पता चलेगा ये इतनी टेस्टी है भी या नहीं। जिन्नी जल्दी से अपने पास वाली शॉप से जस्ट जेली कैंडी का पूरा पैकेट लेकर आती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में बैठकर उसको खाते हुए बोलती है, वाह, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। अब तो मैं यही कैंडी खाऊंगी। जिन्नी अपने कमरे में बैठकर कैंडी खा रही होती है। तभी उसकी माँ निर्मला वहाँ आती है और उसे बोलती है, अरे क्या खा रही है अकेले अकेले? अगर मैं इस कैंडी को छुपा दूं, तो माँ भी उस ऐड की तरह इसको ढूंढने की कोशिश करेगी। अरे नहीं नहीं माँ, मैं क्या खाऊंगी। अच्छा, कुछ नहीं खा रही तो चल बाहर और खाना खा ले। एक दो बार और पूछ लो मैं क्या खा रही हूँ, शायद तब मैं बता दूँ। खाना खाना है तो आजा, समझी? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है तेरे चक्कर में लगी रहूं। निर्मला बाहर चली जाती है, जिसके बाद जिन्नी भी खाने के लिए बाहर आती है। वो देखती है कि उसका भाई रोहन ऑलरेडी टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है, जिसको देखकर जिन्नी बोलती है, मैं कुछ कैंडीज अपने साथ टेबल पर ले जाती हूँ। रोहन जैसे ही देखेगा, फिर वो उसे छीनने की कोशिश करेगा। मैं पहले थोड़ा भाव खाऊंगी, फिर उसे दे ही दूंगी। वहाँ खड़े खड़े नहीं मिलेगा खाना, इधर आके मर ले। हाँ हाँ, आ रही हूँ। और सुन, तेरे से बड़ी हूँ, थोड़ा तमीज से बात किया कर। अरे जिन्नी बहन, आप नाराज मत होइए और प्लीज यहाँ आकर मरिए। बेटा बोल ले, अभी जब मेरी कैंडी देखेगा ना, फिर कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ मेरे पास ही आएगा। कैंडी दे दे। मम्मी, इसको दौरे पड़ रहे हैं, देखो खुद से बातें कर रही है खड़े खड़े। तू पागल है क्या? मम्मी, ये झूठ बोल रहा है। जिन्नी टेबल पर आकर बैठ जाती है और साथ ही अपनी जस्ट जेली कैंडीज को भी टेबल पर रख देती है। दोनों भाई बहन खाना खा के उठने ही वाले होते हैं। तभी रोहन को कैंडी देते हुए जिन्नी बोलती है, भाई ले, कैंडी खा ले, आज ही लेकर आई हूँ। तू ही खा, ये बच्चों वाली कैंडी मुझे नहीं चाहिए। भाई खा के तो देख, बड़ी टेस्टी है। बोला ना नहीं खानी, चल निकल यहाँ से। हाँ हाँ मत खा, वैसे भी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। पहले डिसाइड कर ले, हूँ क्या मैं, बंदर या तेरा भाई, तब बात करियो। रोहन इतना बोलकर अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन बेचारी जिन्नी अपनी कैंडीज की तारीफ सुनने के लिए तरसती रह जाती है। ऐसे ही एक दिन जिन्नी अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठकर जस्ट जेली कैंडीज खा रही होती है कि तभी उसकी एक दोस्त दिव्या वहाँ आती है और उसे बोलती है, अबे ये क्या खा रही है, मुझे भी देना। ये है जस्ट जेली कैंडी। इसे खाकर मुंह में मिठास घुल जाती है और इसे खाकर आप बिल्कुल जेली की तरह हल्का हल्का फील करते हो। वाह, मैंने तो तुझसे कैंडी मांगी थी, तूने तो उसकी ऐड ही दिखा दी। चल अब खाने को भी दे दे। ये लो। दिव्या को कैंडीज देते हुए जिन्नी बहुत खुश होती है। इतने दिनों में पहली बार उसकी कैंडीज कोई खा रहा होता है। अपनी दोस्त के साथ कैंडीज खाते ही जिन्नी उससे पूछती है, तो कैसी लगी कैंडी? मस्त है यार। अच्छा चल, अब क्लास शुरू होने वाली है। दोनों अपनी क्लास में जाने लगती है। तभी सामने से गौरव नाम का लड़का आ रहा होता है और वो जिन्नी से टकरा जाता है, जिसके कारण उसकी सारी कैंडीज नीचे गिर जाती है। ये देखकर वो बहुत गुस्सा होती है और लड़के से बोलती है, पागल हो क्या, दिखाई नहीं देता? अरे अंधे हो तो इलाज करवा लो ना, सारी कैंडी गिरा दी मेरी। ओ हेलो, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे टकराने का, समझी? और रही बात तुम्हारा सामान गिर गया तो वो मैं उठा देता हूँ। गौरव जैसे ही नीचे देखता है तो उसको चारों तरफ जस्ट जेली कैंडीज बिखरी दिखती है। ये देखकर वो बोलता है, ये इतनी सारी जेली कैंडी तुम बांटने के लिए लाई हो क्या? तुमसे मतलब, चुपचाप उठाओ और निकलो यहाँ से। खड़ूस कहीं की। गौरव सारी कैंडीज को इकट्ठा करता है और जिन्नी को दे देता है, जिसे लेकर जिन्नी आगे चली जाती है। लेकिन उसकी दोस्त दिव्या गौरव से माफी मांगते हुए बोलती है, मेरी फ्रेंड की तरफ से सॉरी, वो उसको अपनी कैंडी से बहुत प्यार है ना, इसलिए थोड़ा भड़क गई। कोई बात नहीं। इतना बोलकर गौरव वहाँ से चला जाता है।
शाम को वो अपने घर पर अपने पिता राम किशन को परेशान देखकर पूछता है। क्या हुआ पापा, इतने परेशान क्यों हो? वो बेटा, हमारी जेली कैंडी फैक्ट्री की सेल लॉस में जा रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। गौरव कॉलेज वाले इंसिडेंट्स को सोचते हुए अपने पिता से बोलता है। पापा, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, हमें अपनी कैंडी की ऐड किसी ऐसे इंसान से करवानी चाहिए जिसको सच में वो पसंद हो, क्योंकि वो तभी लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएगा और हमारी सेल बढ़ जाएगी। सच में ऐसा करने से सेल बढ़ेगी तो मैं कल ही इसके लिए किसी एक्टर को फाइनल करके ये शूट करवाता हूँ। नहीं, ये शूट कोई एक्टर नहीं करेगा, बल्कि एक ऐसी लड़की करेगी जिसको हमारी ये कैंडी सच में पसंद है। आप बस एक हफ्ते में शूट की सारी तैयारी करो, मैं उस लड़की को लेकर आऊंगा। गौरव अपने पिता को सब कुछ समझाने के बाद अगले दिन कॉलेज जाता है, जहां वो जिनी को ढूंढ रहा होता है। तभी वो उसको कैंटीन में बैठकर कैंडी खाते हुए देखता है, जिसके बाद गौरव उसके पास जाता है और उसे बोलता है। हे जिनी, कैसी हो? तुम क्या है, कल की बात का बदला लेने आए हो? अरे नहीं, वो मुझे ना तुम्हारी कैंडी बहुत पसंद आई, तो सोचा एक मांग लूं। पर मैंने तो तुमको खाने के लिए दी ही नहीं, तो पसंद कैसे आई? वो कल मैंने उठाते वक्त एक ले ली थी। ये गलत बात है, पर चलो कोई नहीं, मैंने माफ किया। और ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अच्छा, ये कैंडी कितनी अच्छी है ना, पर लोग खाते ही नहीं है। सही पहचाना तुमने। मैं चाहती हूँ कि जैसे इसकी एड देख के मैं इसे खाने लगी, वैसे बाकी सब लोग भी खाने लगे। तो इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम उसमें मेरा साथ दोगी? क्या, बताओ। गौरव जिन्नी को अपनी पापा की फैक्ट्री और शूट के बारे में बताता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है। बताओ, करोगी मेरी मदद? करूँगी। जिन्नी के हाँ बोलने के बाद कुछ दिन गौरव उसको शूट की खूब प्रैक्टिस करवाता है, जिसके दौरान वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद कैंडी के शूट के लिए जिन्नी पूरी तरह तैयार थी, लेकिन वो थोड़ी नर्वस होकर गौरव से बोलती है। गौरव, मैं कर तो पाऊंगी ना, मैंने आज तक कोई शूट नहीं किया, कभी कैमरा फेस नहीं किया। तुम सोचना ही मत कि तुम्हारे सामने कैमरा है, बस अपनी कैंडी को एंजॉय करते हुए सब कुछ दिल से बोलना। इसके बाद जिनी का कैंडी शूट स्टार्ट होता है और वो उसमें बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। कुछ समय में एड टीवी पर टेलीकास्ट होता है, जिसके बाद जिनी की नेचुरल एक्टिंग के कारण लोगों को वो कैंडी की एड बहुत पसंद आती है। साथ ही गौरव के पिता की सेल भी बढ़ जाती है, जिसके बाद वो जिनी को शुक्रिया करते हुए बोलते हैं। जिनी बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुमसे एक और फेवर चाहता हूँ। क्या करोगी मेरे ऊपर एक एहसान? अरे अंकल, एहसान की कोई बात नहीं है, आप बस ऑर्डर कीजिए। क्या तुम मेरे इस नालायक बेटे से शादी करोगी? राम किशन के इस सवाल से जिनी शर्मा जाती है, जिसके बाद वो उसके घर वालों से उसके रिश्ते की बात करते हैं और दोनों परिवार वाले आपसी रजामंदी से कुछ दिनों में उन दोनों की शादी करवा देते हैं। जिन्नी को एक कैंडी की वजह से इतना अच्छा ससुराल मिल जाता है, जहां वो खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी बिताती है। काजल अपने ससुराल में अपने पति दिनेश के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। दिनेश भुट्टे का ट्रक चलाकर अच्छी खासी आमदनी कमाता था और अपने घर का खर्चा चलाया करता था। तो वहीं काजल की सास लता थोड़ी खड़ूस किस्म की औरत थी, जो काजल को थोड़ा कम पसंद किया करती थी और उसको तंग करने के नए नए बहाने ढूंढती थी। ऐसे ही एक दिन काजल दिनेश से बोलती है। दिनेश जी, इस महीने आपने घर खर्च के लिए मुझे पैसे नहीं दिए हैं। घर का सारा राशन भी खत्म होने वाला है और घर में जो भुट्टे बचे थे उन्हें भी पिसवाकर मैंने आटा बनवा लिया है, क्योंकि माँ जी को मक्के की रोटी बहुत पसंद है, तो चक्की वाले को भी पैसे देने थे। अरे काजल, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने माँ को पैसे दिए थे और बोला था कि उनमें से कुछ पैसे घर चलाने के लिए तुम्हें दे दे। माँ ने दिए नहीं क्या? मुझे तो माँ जी ने कोई पैसे नहीं दिए। काजल की ये बात सुनकर दिनेश अपनी माँ को बुलाता है और अपनी माँ से उन पैसों के बारे में पूछता है, जिस पर लता रोते हुए बोलती है। अच्छा बेटा, तो
तो अपनी माँ पर तुझे इतना भी भरोसा नहीं है कि तेरी माँ भी घर चला सकती है। अब सब कुछ तेरे लिए तेरी बीवी हो गई है ना, इसीलिए तू आज उसकी बातों पे यकीन करके अपनी माँ को सुनाए जा रहा है। बल्कि मैंने बहू को पैसे दिए थे, लेकिन उसी ने खुद मना कर दिया था कि उसको नहीं चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर दिनेश को गुस्सा आता है और वो दोनों पर अपना गुस्सा निकालकर वहाँ से अपना ट्रक लेकर जाने लगता है। पर जाने से पहले कुछ भुट्टे निकालकर घर पर छोड़ देता है। दिनेश को ऐसे गुस्से में जाता देखकर काजल भी थोड़ा डर जाती है। उसके जाने के बाद वो भी अपने काम में लग जाती है। कुछ ही देर के बाद कमला नाम की एक औरत उसके घर आती है, जिसका पति विनोद दिनेश के साथ काम करता था। कमला उसके घर आकर उससे बोलती है, अरे काजल बहन, तुम यहाँ घर पर काम कर रही हो और वहाँ हॉस्पिटल में तुम्हारा पति भर्ती है। ये क्या बोल रही हो तुम? किसने बोला ये तुम्हें? अरे अभी अभी विनोद जी का फोन आया था, उन्होंने ही मुझे बोला कि मैं तुम्हें बता दूं, वो दिनेश के साथ हॉस्पिटल में ही हैं। अब चलो जल्दी। ये खबर सुनते ही काजल ये बात अपनी सास को बताती है और बिना कोई देरी किए दोनों हॉस्पिटल में दिनेश के पास जाती हैं, जहां उन्हें डॉक्टर बताते हैं, भगवान का शुक्र है कि इनकी जान बच गई, पर हाथ में काफी चोट लगी है। कुछ दिन तक ये कुछ काम नहीं कर पाएंगे, या यूँ कहूँ कि कुछ साल भी लग सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों सास बहू सोच में पड़ जाती हैं और दिनेश को 1-2 दिन के बाद ही घर ले आती हैं। दिनेश के एक्सीडेंट के बाद घर का खर्चा और उसकी दवाई का खर्चा उठा पाना मुश्किल होता जा रहा था, जिसके लिए एक दिन काजल काम की तलाश में घर से बाहर जाती है, पर उसको कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता। जब वो शाम को थक हार कर घर आती है तो उसकी सास उससे बोलती है, अरे पति थोड़ा सा बीमार क्या पड़ गया, बेचारा घर में क्या बैठ गया। महारानी के तो पंख निकल आए हैं, अब तो घर में आने जाने का कोई टाइम ही नहीं है महारानी का, इतनी रात को आ रही हैं। माँ जी काम देखने गई थी ताकि दिनेश जी की दवाई का और घर का खर्चा चला सकूं। अरे हमें क्या पता कि तू बाहर काम देखने जा रही है या किसी से मिलने। और देख बहू, अगर तू घर से बाहर काम करने जाएगी ना तो ये सारी चीजें मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि हमारी घर की औरतें ये सारे काम नहीं करती। तो तू कल से काम पर नहीं जाएगी। माँ जी पर अगर कोई काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा? दिनेश जी का तो अभी पता नहीं कि उनका हाथ कब ठीक हो पाएगा और कब तक कितना समय हम इंतजार करते रहेंगे। वो जल्दी से उठकर भुट्टो का व्यापार कर भी पाएंगे या नहीं, ये किसे पता है। और दूर दराज शहरों में भुट्टे कौन पहुंचाएगा? वो सब मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया ना तुझे कि तू कल से काम पर नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी। अपनी सास की बातें सुनकर काजल निराश हो जाती है और भुट्टे के गोडाउन में जाती है, जहां दिनेश भुट्टो को लाकर रखता था। ऐसे ही एक भुट्टे को उठाकर वो खुद से बोलती है, दिनेश जी आपने कितनी मेहनत करके ये व्यापार शुरू किया था और जब तक आप काम कर रहे थे हमें कभी आपने किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन आज मैं आपकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। काश मुझे भी ट्रक चलाना आता तो मैं आपके इस भुट्टे के व्यापार को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा देती, पर मैं बहुत मजबूर हूँ। ये सोचकर वो भुट्टो को घर में ले जाती है और उनमें से कुछ के दाने उतारकर उनका पॉपकॉर्न बना लेती है। तो उनमें से कुछ को कोयले पर रखकर अच्छे से पका लेती है, साथ ही उन पर नींबू लगाकर अपनी सास को देती है। और दिनेश जो कि टीवी देख रहा होता है, उसके हाथों में पॉपकॉर्न देकर अपने लिए भुट्टे को बॉईल करके उन्हें खाने लगती है। पॉपकॉर्न खत्म होने पर दिनेश काजल से कहता है, काजल थोड़े और पॉपकॉर्न बना दो, तुमने घर के भुट्टों से बहुत अच्छे पॉपकॉर्न बनाए हैं। और हाँ, गोडाउन में जो भुट्टे रखे हैं वो खराब हो जाए इससे पहले विनोद को कहकर उन्हें बिकवा देना। उससे क्या है ना कि कुछ पैसे भी आ जाएंगे, जिससे थोड़े दिन घर भी चल जाएगा। अपने पति की बातें और अपने हाथों में भुट्टो को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो वो सोचती है कि उनके मोहल्ले में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि भुट्टे से बनी हुई चीजों को बेचता हो। तो क्यों ना वो भुट्टो का व्यापार अपने घर पर ही करना शुरू कर दे। काजल बिना कोई देरी किए अगले दिन मार्केट जाकर कुछ कोयले और भुट्टे बनाने का सामान ले आती है और अपने घर पर काम में लग जाती है। उसको ये काम करता हुआ देखकर उसका पति दिनेश उससे बोलता है, काजल ये क्या काम शुरू कर दिया? मैंने बोला था ना तुम्हें कि इन भुट्टों को बिकवा देना, कुछ पैसे आ जाएंगे। पैसे तो
इससे भी आएंगे ना। और मैं बाहर जाकर काम तो कर नहीं सकती, माँ जी को पसंद नहीं है, तो क्यों ना मैं घर से ही व्यापार शुरू कर दूं और देखना ग्राहक भी आएंगे। अब लता भी उनका इसमें साथ देने लगती है। कुछ ही महीनों में काजल का भुट्टो का काम अच्छे से चलने लगता है और घर की हालत भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही देखते दिनेश का हाथ भी ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से अपना भुट्टो का व्यापार शुरू करने के बारे में सोचता है और काजल से बोलता है, काजल, अब मेरा हाथ भी ठीक है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपना व्यापार दोबारा शुरू कर लूँ और तुम और माँ ऐसे ही अपना काम करते रहो। पर आपका हाथ तो अभी अभी ठीक हुआ है, आप डॉक्टर से पहले बात करो, वो क्या कहते हैं, फिर काम शुरू करना। बहू बिल्कुल सही बोल रही है, और वैसे भी इतने दिनों बाद घर में खुशियाँ वापस आई हैं। दिनेश अपनी माँ और बीवी की बात सुनने के बाद पहले डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से सलाह लेता है। साथ ही डॉक्टर की मंजूरी के बाद दिनेश घर आ जाता है और एक बार फिर से काफी महीनों बाद गोदाम से अपने ट्रक को बाहर निकालता है और अपने भुट्टो को भरकर शहर से बाहर जाकर अपना व्यापार फिर से शुरू कर देता है। तो वहीं घर पर ही लता और काजल भी अपना भुट्टो का काम करती हैं और इस तरह लता भी अब अपनी बहू को तंग करना बंद कर देती है और अब काजल एक बार फिर से अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी को जीने लगती है। गीत अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। उसकी शादी की सारी तैयारियां अच्छे से हो चुकी थी। घर पर मेहमानों की भीड़ थी, बारात भी दरवाजे तक आ ही गई थी। गीत की माँ आशा और पिता रविंदर बारात का स्वागत करते हैं। सारी तैयारियों के बीच गीत अपने कमरे में बैठकर सोचती है, यार बारात भी आ गई, लेकिन कुछ है ना मजा सा नहीं आ रहा है, पता नहीं अपनी शादी में ऐसा क्या करूं जिससे मुझे मजा आने लगे। क्यों ना मैं अपनी ही शादी से भाग जाऊं, फिर मजे से अपनी जिंदगी जीऊंगी और वापस घर आ जाऊंगी। ऐसा सोचकर गीत अपनी शादी वाले दिन ही अपने कमरे की खिड़की से चादर की रस्सी के सहारे घर से भाग जाती है। कुछ ही देर में उसको लेने के लिए उसकी माँ कमरे में आती है। गीत को वहाँ पर ना देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और फिर उसकी नजर खिड़की पर लटकी हुई चादर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसकी बेटी शादी से भाग गई है। कुछ ही देर में ये खबर मेहमानों के बीच फैल जाती है और सारे बातें करते हुए कहते हैं, अरे इनकी लड़की तो शादी से भाग गई। मेहमानों के सामने गीत के माता पिता का सर झुक जाता है और वो अपनी बेटी की इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ गीत घर से भागकर दूसरे शहर रहने आ जाती है। अपनी शादी की ज्वेलरी बेचकर वो वहाँ पर एक कमरा किराए पर ले लेती है और वहीं एक नौकरी करने लगती है, जहाँ उसकी मुलाकात आदित्य नाम के एक लड़के से होती है। रोज ऑफिस भी वो उसी के साथ जाती और घर भी उसके साथ आती, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही एक दिन आदित्य गीत को कॉफी पर लेकर जाता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, गीत, यार तू अकेली क्यों रहती है? तेरे माता पिता कहाँ हैं? वो दूसरे शहर में रहते हैं। वो क्या है ना, मैं अपनी शादी से भागकर यहाँ आई थी, इसलिए अकेली रहती हूँ। क्या? अपनी शादी से भाग गई थी तुम? पर क्यों? जबरदस्ती शादी करा रहे थे क्या घर वाले? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि हमेशा से जब भी मैं काम करती हूँ ना, जब तक मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे मजा नहीं आता, इसलिए मैंने अपनी शादी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वहाँ से भाग गई। सीरियसली? तुम सिर्फ इसी वजह से शादी से भाग गई? यार सच में पागल हो तुम एक नंबर की। आई नो, इसलिए मैं खुद की फेवरेट हूँ। दोनों काफी देर तक वहाँ बैठकर एक दूसरे से अपनी जिंदगी के बारे में बातें शेयर करते हैं, जिसके बाद आदित्य गीत को उसके घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। वो अपने कमरे में लेटकर गीत के बारे में सोचता रहता है और आज की मुलाकात के बाद तो वो गीत को पसंद करने लगा था, लेकिन वो ये चाहता था कि गीत रिश्तों की अहमियत को अच्छे से समझे, जिसके चलते वो अगले ही दिन गीत से मिलकर उससे बोलता है, गीत, तुमको नहीं लगता
कि तुम्हें अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स से माफी मांगनी चाहिए। पर क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? अरे मैं अकेले बहुत खुश हूँ। गीत, ये जिंदगी कुछ दिन की नहीं है। तुम्हारे घर से भागने से तुम्हारे माता पिता को क्या क्या झेलना पड़ा होगा, सोचा है कभी तुमने? पर आदित्य, मैं क्या करती? मुझे नहीं करनी थी वो शादी। तुमसे कोई जबरदस्ती हुई थी? अरे शादी तुम्हारे हाँ कहने पर ही फिक्स हुई होगी ना, फिर भी तुम भाग गई। इसमें तुमने तो कोई सफर किया ही नहीं, जो सहा तुम्हारे माँ बाप ने सहा। आदित्य की बातें गीत के दिलो दिमाग पर असर कर चुकी थी। उसको ये एहसास होता है कि उसने अपनी शादी से भागकर कितनी बड़ी गलती की है, जिसके लिए वो आदित्य से कहती है, आदित्य, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। माँ पापा ने मुझे दुनिया की हर खुशी दी, फिर भी मैंने उनके साथ इतना बुरा किया, वहाँ से चली आई। इसके लिए वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो तुमसे गुस्सा जरूर होंगे पर तुमको माफ कर देंगे, क्योंकि तुम उनकी बेटी हो। सच में आदित्य, वो मुझे माफ तो कर देंगे ना? हाँ गीत, तुम एक बार माफी तो मांगो उनसे। गीत अगले दिन अपने घर के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर के बाद वो अपने घर पहुंचकर अपने माता पिता से मिलती है। ऐसे में आशा अपनी बेटी को देखकर भागते हुए उसे गले लगाकर उससे कहती है, कहाँ चली गई थी तू गीत? तूने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा? ये भी नहीं सोचा कि तेरे बिना कैसे जीऊंगी मैं? मुझे माफ कर दो माँ, मैंने घर से भागकर बहुत बड़ी गलती की। तो तुम्हें समझ आ गया कि तुमने गलती की थी। मुझे माफ कर दो पापा, मेरी वजह से आपको न जाने किसकी कैसी कैसी बातें सुननी पड़ी होंगी। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुझे अपनी गलती समझ आ गई और तू वापस आ गई, इस बात की खुशी है। पर तुझे ये समझना होगा कि जिंदगी हर चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाती। कुछ जगह तुम्हें खुद अपना रिश्ता बनाने के लिए, रिश्ते बचाने के लिए इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। हाँ पापा, मैं समझ गई हूँ और जिंदगी में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। गीत के आने के बाद उसके माता पिता बहुत खुश थे, लेकिन उसके पिता जानते थे कि गीत को ये बातें खुद से समझ कभी नहीं आई होंगी। इसीलिए वो उससे पूछते हैं, गीत बेटा, ये बात किसी ने समझाई है या खुद से गलती का एहसास हुआ है? पापा, आदित्य ने मुझे समझाया, जिसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। ये आदित्य कौन है? गीत अपने माता पिता को आदित्य के बारे में बता देती है, जिसके बाद वो उससे कहते हैं, तुमको पता है, शायद आदित्य तुमसे प्यार करता है। क्या? पर आपको ऐसा क्यों लगा? बेटा, ये बाल धूप में यूं ही सफेद नहीं हुए हैं। वो लड़का ये चाहता था कि तुमको पता लगे कि रिश्ते की अहमियत क्या होती है। अगर ऐसी बात है तो वही लड़का हमारे गीत के लिए सही होगा। नहीं, इस बार गीत की शादी नहीं कराएंगे हम। पर क्यों पापा? मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे भी नहीं करवाओगे? तुम फिर से भाग गई तो? देखिए, आप मेरा मजाक मत बनाइए। मैंने कहा ना, मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगी। इसके बाद गीत के माता पिता आदित्य को घर बुलाते हैं। आदित्य अगले ही दिन गीत के घर आकर उसके माता पिता से मिलता है, जहां उसके पिता आदित्य से कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया बेटा, तुमने हमारी बेटी को समझाया, जिसके बाद वो हमारे पास वापस आई। वरना तुम्हारे जैसा इंसान उसको नहीं मिलता तो शायद पूरी जिंदगी वो हमसे दूर रहती। अंकल, वो मेरी दोस्त है और दोस्त को सही राह लाना दूसरे दोस्त का फर्ज होता है। मैंने बस वही किया। क्या सच में वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं? आदित्य रविंदर की बातें सुनकर शर्माने लगता है, लेकिन उसकी ये बोलने की हिम्मत नहीं होती कि वो उनकी बेटी से प्यार करता है। और उसके चेहरे को देखकर रविंदर सब समझ जाता है और बोलता है, आदित्य बेटा, क्या तुम पूरी जिंदगी हमारी बेटी को समझाने की जिम्मेदारी लोगे? हाँ अंकल, पर मैं पूरी जिंदगी कैसे समझाऊंगा? वो तो यहाँ रहेगी और मैं अपने घर। अरे बुद्धू, पापा कह रहे हैं कि तुम शादी करोगे। पर मैं पापा से कैसे शादी कर सकता हूँ? हे भगवान, वैसे तो ये लड़का इतना समझदार बनता है। अरे पागल, ये मुझसे शादी करने के लिए कह रहे हैं। ओहो, अब समझ आया। आदित्य की इस नासमझी पर सभी लोग हंसने लगते हैं और कुछ ही समय के बाद आदित्य की फैमिली के साथ मिलकर दोनों की रजामंदी से आदित्य और गीत की शादी हो जाती है, जिसके बाद मंडप में ही गीत
उससे कहती है, देखो, अगर मैं उस दिन नहीं भागती तो तुम्हें कैसे मिलती? अब मत भागना मोहतरमा। दोनों हंसने लगते हैं, जिसके बाद पूरे विधि विधान के साथ उनकी शादी संपन्न हो जाती है और दोनों अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। Da din din da, din din da, da din din da, din din da, dina di dina.